चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फिर। ओके। सबसे पहली बात कुछ खास आज के इस वीडियो सेशन पे गाइस, मेरा नाम है हरीश कुमार और एज ए एजुकेटर आप सबसे कनेक्ट हूँ। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और चूंकि आज की क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर पे हमारे सेंट्रल टीटी को लेकर है, जिसपे हम पेपर वन जो है और पेपर टू इन दोनों को ध्यान में रख के हमने मैथ्स का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किया है। मैथ्स के टॉपिक में क्या क्या बातें यहाँ पर करने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हम करेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात होगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ से जल्दी कनेक्ट हो जाएं और वीडियो को शेयर करें। जैसा कि सबसे पहली बात आप सबको बताना चाहूंगा गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस। जी हाँ गाइज, आप सही देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो संकल्प एकेडमी है, इसकी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए तैयार है, जिसको आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज के लिए। दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं, साथ में व्यापम और बैंक एसएससी रेलवे, इसके अलावा अगर सेंट्रल टीटी टीटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं, तो ये चैनल जो है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, डिफेंस एकेडमी के तौर पे एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन, वो भी फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो ऑफलाइन क्लासेस हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो, आप हमारे एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से फटाफट आप सभी कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले मैं अपना डिटेल्स आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, खासतौर पे मेरे बारे में। मेरा नाम है हरीश कुमार दोस्तों, और एज ए प्लस एजुकेटर मैं अन अकेडमी पर भी हूँ, और साथ में आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर एजुकेटर के तौर पे आप लोगों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ संकल्प एकेडमी के माध्यम से। आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप, ये लर्निंग ऐप आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि खास तौर पे इन सभी कोर्सेज को, जो कि पेड वर्जन पे यदि आप लोग चाह रहे हैं कि कोई कोर्स आप एक्सेस करना चाहें, तो इसको कैसे आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, क्या क्या यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं एप्लीकेशन पे, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको बताना चाहूंगा कि इजिली तरीके से आप संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाकर। और उसके बाद आप जो है इसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए आप अपना यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों देखेंगे आप कि यहाँ पर अलग अलग जो है ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन सभी ऑप्शन को आप क्लिक करते जाइएगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा बैचेस, साथ में आपको स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे हमारे सारे पेड वर्जन के लाइव क्लासेस यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पे चैट बॉक्स का भी ऑप्शन है, यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन के साथ साथ यहाँ पर ऑनलाइन में जो है आपको एक ऐसा सुविधा मिल रहा है जो घर बैठे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप लोग यहाँ से जल्दी से जुड़िए। और खास तौर पे एक और विशेष बात कि कैसे आप लोग यहाँ पर किसी कोर्स को एंट्री करेंगे, किसी कोर्स में आप पेड वर्जन पे कैसे आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या काम करना है दोस्तों, कि आप लोगों को इस एप्लीकेशन को प्रॉपर एक संतुलित तरीके से इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर कि अपना जो पर्टिकुलर जो कोर्स है उसे आप स्टोर पे जाके क्लिक करेंगे। स्टोर पर किसी भी कोर्सेज को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम के माध्यम से तैयारी करनी है। यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे कोर्स के बारे में पूरी समरी लिख दी गई है, पूरी उसकी डिटेल्स लिखी गई है, कितने महीने की वो कोर्स होंगी, क्या उसमें ड्यूरेशन होगा, किसमें इसमें खास तौर पे क्या क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, नोट्स कैसे दिए जाएंगे, माध्यम कौन सा होगा पढ़ाने का, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कंटेंट वाला जो ऑप्शन आता है, उस पर हमारे सारे रिकॉर्ड जो वीडियो है वो एज ए डेमो क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आप ऊपर में भी ये साइन देखेंगे, कंटेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और नीचे वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप हमारे वीडियो लेक्चर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि जो खास तौर पे जो कोर्स है, उसके बारे में आपको सारी फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है। इसको बखूबी आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद फिर इसको पे आउट कर सकते हैं। पे आउट करने के लिए इजीली तरीके से आप ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं, जिसमें गूगल प्ले, फोन पे, या फिर अदर जो भी ऑनलाइन जो अच्छी सुविधा हो सकती है, वो सारी सुविधा यहाँ पर रखी गई है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो निश्चिंत होकर आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, ये तो हो गई सारे हमारे एप्लीकेशन के बारे में।
एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर चाहे हमारे वो लाइव क्लासेस की बात हो, या फिर हमारे रिकॉर्ड वीडियोस की बात हो, या फिर हमारी यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसकी भी अगर जानकारी नहीं मिल पा रही है, साथ में अगर किसी नोट्स को सर्च कर रहे हैं या कोई नई वैकेंसी आने वाली है, इन सभी की डिटेल्स आपको कहाँ पर मिलेगी? तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो टेलीग्राम ऐप होता है उस टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद ये वाला यूआरएल आप वहाँ पर जो है दर्ज करके हमारे इस एप्लीकेशन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, खासतौर पे इस टेलीग्राम एप्लीकेशन चैनल से आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा आप सर्च कर सकते हैं संकल्प एकेडमी लर्निंग हब टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप इससे कनेक्ट हो पाएंगे और सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। ये तो बात करें हमने तो टेलीग्राम एप्लीकेशन के बारे में किया कि यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज को सर्च करेंगे। अब आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है मैथ्स का, जो कि सीटीईटी की प्रिपरेशन करने वाले और हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीजीटीईटी की तैयारी होती है उसके अबाउट भी ये क्लासेस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है आप लोगों के लिए संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम का जो है टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे लाइव आ जाइए, क्योंकि लाइव यहाँ पर जुड़ेंगे तो पढ़ने में एक अलग ही मजा आता है और बहुत सारी चीजें और अच्छे से समझ में आती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए फास्ट यहाँ से सभी फ्रेंड्स कनेक्ट होते चलेंगे। प्लीज सेशन को जल्दी से जल्दी आप अपने सभी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। फास्ट तरीके से यहाँ पे आप सभी जुड़ेंगे, फास्ट तरीके से आप सभी यहाँ पर जुड़ेंगे। यस निखिल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बाकी लोग भी यहाँ से कनेक्ट हो जाए गाइज, सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। जी हाँ बिल्कुल, आज पूरी क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी दोस्तों, आप लोग यहाँ से फटाफट कनेक्ट हो जाएं। ओके, चलिए फास्ट तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, और प्लीज सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। लाइव आप लोगों को क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। कोई भी यहाँ पर आपको डाउट होगा तो बेहिचक आप यहाँ पे लाइव कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए चलिए, ओके बहुत बढ़िया, सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। यस, बिना लेट किए अब फटाफट यहाँ से कनेक्ट हो जाएं, और सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग फिर से। जी हाँ, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम हम जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को और भी देखेंगे, और प्लीज़ आप लोग लाइव यहाँ से जुड़ते जाएं और सभी फ्रेंड्स को बता दें। ओके चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है यहाँ पर कि हम जो है सबसे पहले स्लाइड यहाँ पे देने वाले हैं, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में जो है खासतौर पे सेंट्रल टीईटी, और सेंट्रल टीईटी के साथ साथ ये सीजीटीईटी और भी जितने अदर एग्जाम होते हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना समझें कि ये पर्टिकुलर सीटीईटी की क्लास है, यहाँ पर और भी जो अदर मैथमेटिक्स के जो खासतौर पे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। तो क्या है यहाँ पर खास, हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम क्या होता है?
नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो एक छोटा सा डिफिनेशन मैं सबसे पहले रीड करना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम इसको डिक्टेट करेंगे। कमेंट्स बॉक्स पे यहाँ पे लाइव मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, प्लीज आप लोग वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं आप लोग बेहिचक यहाँ पे अपना कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हमने एक डिफिनेशन क्या लिखा कि संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण को एक व्यवस्थित, ठीक है, एक व्यवस्थित नियमों के हिसाब से अगर हम उसको अरेंज करें या एक व्यवस्थित जो क्रम है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब आपने क्या समझा कि ये एक नंबरों का एक ऐसा समूह जो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको अरेंज किया जाए। समझ रहे हैं मेरी बातों को, कि एक व्यवस्थित तरीके से अगर हम उसे जमाएं या फिर उसको अरेंज करें तो उसे ही ऐसे नंबरों के जो समूह हैं उसको हम क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम कहेंगे। मैं आपको इसको और प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर और भी क्या लिखा हुआ है कि इसके लिए क्या होता है, एक निर्धारित प्रतीकों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित और सीमित होती है, और इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्या में क्या की जाती है, इसको निरूपित किया जाता है, उसे लिखा जाता है। इसके तीन अलग अलग टाइप हैं। कैसे, एक तो जिसको दार्शनिक पद्धति कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं इसको, दशमलव पद्धति जिसको आप लोग दशमलव बोलते हैं या फिर दार्शनिक पद्धति बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर द्विधारी पद्धति, द्विधारी पद्धति दोस्तों ये अच्छे से आपको लिखते, ये आप लिखेंगे द्विआधारी पद्धति, ठीक है। इसे बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइनरी सिस्टम। अब आप लोग कहेंगे सर हम इतना डीपली क्यों पढ़े मैथमेटिक्स में। आपको बता दें दोस्तों यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनने वाले, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा सेंट्रल टीटी में, ये हम बिल्कुल अभी क्वेश्चन जैसे आएगा आप सबको यहाँ पे क्लियर होते जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं रोमन पद्धति। रोमन पद्धति जो है, रोमन नंबर सिस्टम, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं रोमन पद्धति, रोमन सिस्टम के बारे में। अब आपने एक ये पूरा सिनारियो देखा, एक डेफिनेशन देखा, इसका ओवरऑल मीनिंग क्या कहना जा रहा है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम किसे कहते हैं आप समझिए। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे कहा कि आपके पास एक कंप्यूटर का क्या है, मॉनिटर है, एक अलग से आपके पास माउस है, एक अलग से आपके पास कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका माउस हो गया, ये एक कंप्यूटर हो गया, एक कीबोर्ड हो गया, और एक अलग से आपके लिए सीपीयू भी है। अब देखिए अलग से हर चीजों को मैंने अलग अलग कहा तो कहीं ना कहीं हम इसे सिस्टम नहीं कहेंगे, लेकिन सभी को हम असेंबल कर दें, इसे कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो आप इसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। इज इट क्लियर, मेरी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये कहा कि मॉनिटर अलग कहीं रखी हुई है, माउस कहीं दूसरी जगह पड़ी हुई है, सीपीयू कहीं अलग रखा हुआ है, और कीबोर्ड कहीं अलग रखा हुआ है। तो इसे आप एक सिस्टम नहीं कह सकते, कंप्यूटर सिस्टम नहीं कह सकते। फाइनली लैपटॉप को जो है कंप्यूटर सिस्टम के तौर पे देखा जा सकता है, बट हम यहाँ पर डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं। डेस्कटॉप मतलब जो आपका कंप्यूटर होता है, उसे कंप्यूटर हम कब कहते हैं, जब उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। मतलब जहां पर एक क्या होगा, मॉनिटर लगा होगा, वहां से एक वायर गया रहा होगा जो पर्टिकुलर कहाँ पे होगा, एक कीबोर्ड से लगा होगा, इसके अलावा आपका माउस वहां पे अटैच होगा, साथ में सीपीयू जिसके माध्यम से ही कंप्यूटर वर्क करेगा। ये सारे जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो नंबर सिस्टम भी आपको क्या समझना है कि संख्याओं को लिखने और उसके नामकरण की जो प्रस्तुति होती है, ऐसे ही नियमों की जो पद्धति है, इसे क्या कहा जाता है, नंबर सिस्टम कहा जाता है। ये एक छोटी सी डिफिनेशन डिफिनेशन हालांकि आपको समझना है, ना कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, बट छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। आगे बढ़े तो अब नंबर सिस्टम को हम देख पाएंगे दार्शनिक संख्या पद्धति के माध्यम से। अब दार्शनिक संख्या पद्धति क्या होती होगी, तो सबसे पहली बात समझनी हमें दार्शनिक संख्या पद्धति। दार्शनिक संख्या पद्धति मतलब दशमलव पद्धति जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि दार्शनिक पद्धति या जो दार्शनिक पद्धति होती है या दशाधारी पद्धति, देखिए ये तीनों बात अलग लिखी हुई है।
आपको अगर दशमलव पद्धति कहा जाए या दार्शनिक पद्धति कहा जाए या दशाधारी पद्धति कहा जाए, ये तीनों एक ही है। और ये पद्धति क्या है? वह संख्या पद्धति है, वह संख्या पद्धति है जिसमें गिनती गणना के लिए कुल 10 संख्याओं का सहारा लिया जाता है। वो 10 संख्याएं कौन कौन सी है? इसमें शून्य शामिल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल शामिल है। दो भी शामिल है, तीन भी शामिल है, चार भी है, पांच भी है, छह भी है, सात भी है, आठ भी है, नौ भी है और 10 भी है। तो टोटल यहाँ पर जो आप शून्य से लेके 10 तक की जो संख्याएं देख पा रहे हैं, इसे ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ओके। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज यहाँ पे दोस्तों जो है ध्यान रखेंगे। कोई भी गलत लिंक यहाँ पे अगर आप लोगों को चैट बॉक्स में करे तो आप वहां से बिल्कुल उसमें क्लिक ना करें। यहाँ पर ये एक ओपन सोर्स है यूट्यूब, जहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें अगर लिखी जाती तो उस पर गौर ना करें। हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारी क्लासेस पर, ठीक है? तो यहाँ पर हम दार्शनिक पद्धति देख रहे हैं, दशमलव पद्धति या दार्शनिक पद्धति या फिर दशाधारी पद्धति, जहाँ पर हमने देखा कि टोटल 10 जो है संख्याओं का सहारा लिया जाता है, ठीक है? और मानव द्वारा जो है सबसे अधिक जो है इसका प्रयोग किया जाता है इस पद्धति का, जिसे ही हम क्या कहते हैं? दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब दार्शनिक संख्या पद्धति में आप सिंपल सा कोई भी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे 125 कहा, तो 125 अपने आप में क्या है? एक दार्शनिक संख्या पद्धति के द्वारा अरेंज किया हुआ क्या है? एक नंबर है, ठीक है? दूसरी बात, 9801, 9801 अगर कहा जाएगा तो ये भी क्या है? दार्शनिक पद्धति का एक उदाहरण है। आपको अगर सेंट्रल टीटी में एक छोटा सा जस्ट फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 9801 कौन सी पद्धति में गिना जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या दार्शनिक पद्धति है या द्विधारी पद्धति है या रोमन पद्धति है या फिर चौथा भी होता है? चौथा कौन सा है? इंटरनेशनल सिस्टम। ये भी हमको देखना है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है? अब ये क्या होगा हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दार्शनिक पद्धति की, जो कि एक सिंपल पद्धति है और अधिकतर व्यवहारिक तौर पे मानव द्वारा, मतलब हम सब मनुष्यों द्वारा जो है इसका सबसे ज्यादा उपयोग लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें आपको समझनी है। मैंने क्या लिखा है? संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है संख्या पद्धति में। ये एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहाँ पर है। दूसरी बात, संख्याओं को पहचानना भी आना चाहिए। और तीसरी बात, संख्याओं के साथ संक्रियाएं करना, मतलब संख्याओं को क्या करना है? उसको कैलकुलेशन वाली जो चीज है, कैलकुलेट करने की जो जो क्रियाएं हैं, वो आपकी सुचारू रूप से सही होनी चाहिए। ये तीन बातें महत्वपूर्ण होती है आपकी संख्या पद्धति में। मैंने क्या कहा? संख्याओं का ज्ञान होना, संख्याओं को पहचानना और संख्याओं के साथ क्या होना? संक्रियाएं होना, मतलब उसको कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए संख्याओं के साथ में। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें और कौन-कौन सी हो सकती हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जितने भी हम संख्याएँ प्रयोग में लाते हैं और जिनको हम नाम से अधिकतर नहीं पहचानते, ऐसे सारे छोटी-छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करें। इसके पहले मैं स्टार्ट करने के पहले दोस्तों सबसे पहले एक जो टॉपिक है हमारा उस पर आना चाहूँगा और उसका नाम है रोमन पद्धति। मैं रोमन पद्धति पर थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे आप लोगों को चीजें आपको बताना चाहूंगा। रोमन पद्धति यहाँ पर समझिएगा। यस, रोमन पद्धति क्या होता होगा? तो रोमन पद्धति पर एक अलग से मेरा यूट्यूब जो है वो क्लासेस फिर से आ जाएगा, जिसमें हम थोड़े क्लासेस भी करेंगे। बट एक छोटा सा परिचय आप लोगों को रोमन पद्धति के बारे में मैं देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, रोमन पद्धति जो है उसमें टोटल 7 सिंबल काम करते हैं, 7 चिन्ह काम करते हैं। वो 7 चिन्ह कौन कौन से हैं? 7 चिन्हों में आपको ध्यान रखना है। एक तो जो पहला सिंबल आप यूज करेंगे वो ऐसा रहता है, सॉरी, ऐसा रहेगा।
दूसरा सिंबल आपका ये है। तीसरा सिंबल आप जो है वो कौन सा यूज करेंगे? तीसरा सिंबल आप जो यूज करेंगे वो रहेगा इस फॉर्म पे। ठीक है, अब ये सिंबल का मतलब क्या हो रहा है? इसको एक समझा जाता है, इसको आप 5 बोलते हैं रोमन पद्धति में, इसको आप क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। ठीक है ना भाई? एल, एल को क्या बोला जाता है रोमन पद्धति में? 50 बोला जाता है। ठीक। और सी, सी को क्या बोला जाता है? 100 से आप डिनोट करते हैं, 100 से बताया जाता है इसे। डी, डी मीन्स कितना? तो डी का मतलब हो जाएगा कितना? 500। तो 500 को किससे दिखाया जाता है? डी से दिखाया जाता है। और 1000 भी होता है जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो रोमन पद्धति में 7 चिन्ह आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, रोमन पद्धति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन भी कैसे कैसे आएंगे और इसके कुछ नियम भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। एक, मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइड यहाँ पे रखना चाहूंगा, ओपन वाला, जहां पर हम रोमन पद्धति को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं जो आप सबको बताना चाह रहा हूं वो है हमारा रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में मैंने 7 सिंबल आपको बताया, 7 चिन्ह आपको बताया। वो 7 चिन्ह कौन कौन से हैं यहाँ पे एक बार फिर से हम लिख दें। मैंने कहा ये, उसके बाद फिर आपका ये एक्स जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो है आ जाएगा, ओके हमारा वी छूट रहा है ना, वी छूट गया सॉरी, जिसको हम 5 से डिनोट करेंगे, इसे 1 से डिनोट करते हैं, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, देन आपका सी जिसको हम 100 से डिनोट करेंगे। ठीक है भाई, और फिर क्या? डी जिसको हम 500 से डिनोट करते हैं। टोटल हो गए कितने? 5। ठीक है, अच्छा एल बचा हुआ है, एल बचा हुआ है जिसको हम 50 से भी डिनोट करते हैं। चलो एल मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 50। और आपका लास्ट बच गया एम जिसे हम 1000 से डिनोट करेंगे। ठीक, अब ये 5 सिंबल है। मजे की बात देखिएगा, इसमें जब क्वेश्चन आएंगे तो लोग यहाँ पे कैसे फंसते हैं। सबसे पहले हम इसके चिन्हों को देखेंगे, और चिन्हों के हिसाब से हमने ये देख लिया, ये जब चिन्ह हमने देख लिया तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि इसके नियम क्या होते होंगे। अगर आपको अगर बोला जाए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन से सबसे पहले शुरुआत हो जाए। मैंने कहा आपको, मैंने कहा आपको, एक क्वेश्चन है, मैंने कहा आपको 59 लिखना है आपको। 59 को आपको रोमन पद्धति में लिखना है। किसमें? 59 को आपको रोमन पद्धति से लिखना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कोई बता सकता है? कोई भी कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना चाहे तो डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक यहाँ पर कुछ बातें समझिए। हमने ये कहा कि 59 को रोमन पद्धति में लिखना है तो इसके कुछ नियम होते होंगे लिखने के। तो नियमों को आपको समझना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछने लायक चीजें हो जाती हैं। कैसे? पहली बात ध्यान रखना, नियम पहला, नियम पहला क्या कहता है दोस्तों? नियम पहला ये कहता है आपका कि जब भी आप किसी नंबर को लिखेंगे तो कौन कौन से यहाँ पर जो चिन्ह है वो रिपीट किए जा सकते हैं और कौन से रिपीट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम 3 बार रिपीट होने वाले चिन्ह कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर आई, आई मीन्स ये फर्स्ट, एक्स जो आपका 10 दिख रहा है, और तीसरा हो गया आपका डी, सॉरी आई एक्स और सी, सी और एम, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, आई एक्स, और ये हो जाएगा आपका सी और एम। ये आप जो देख रहे हैं ये आपके 3 बार रिपीट हो सकते हैं। कैसे? छोटा सा एग्जांपल समझिए। मैंने आपको कहा
अधिकतर आपने देखा होगा इसको ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा, या फिर इसको ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिखेंगे। जैसे अगर मुझे 13 लिखनी है, मतलब आपको लिखना है 13 लिखना है, 13 लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? ये हो गया आपका 10, 10 शो कर रहा है ना, एक्स क्या शो करता है, 10 शो करता है, ये 10 धन 3, तो 10 कैसे दिखेगा आपको, एक्स, और 1 1 1 मिल गया कितना, 3, टोटल 3 हो गया। तो यही हो गया आपका 13। तो 13 को कैसे लिखा जाएगा, ऐसा डिनोट करेंगे आप। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप 3 बार रिपीट कर सकते हो इसको। अगर हमें 14 लिखना है तो आप इसको 14 को ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये रॉन्ग है। यस लिशेष वर्मा जी, LIX लिखेंगे। चलो ठीक है, एक का आंसर आ रहा है, हम देखते हैं LIX राइट है या रॉन्ग है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर आपका पहला एक जो मैक्सिमम जो 3 बार जो चिन्ह का जो प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो हमारा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि जो एक ही बार रिपीट होता है, अब एक बार रिपीट होने वाले जो आपके चिन्ह है, साइन है, वो कौन कौन सा है? तो आपका V है, ठीक है, L भी है और D है। ये आपके जो 3 जो चिन्ह दिख रहे हैं वो सिर्फ एक बार ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे भी हम उदाहरण एग्जांपल जरूर देखेंगे। तीसरा एक और जो महत्वपूर्ण जो बात है उसको आप थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा जो नियम आपका जो महत्वपूर्ण है वो क्या कहता है कि हाउ टू राइट, ठीक है, दिस नंबर। अगर हम किसी नंबर को अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? तो यहां पर हमेशा जीवन में याद रखिएगा, फॉरवर्ड तरीके से हमें लिखना है, फॉरवर्ड तरीके से, है ना, मतलब आगे बढ़ते हुए लिखेंगे। अब ये मैंने जो बोला वो शायद आई थिंक समझना है, तो आप इसको और यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लो। कैसे? जब भी सिंबल लिखेंगे, मतलब चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जब भी आप सिंबल बनाएंगे तो इसके साथ छोटा जो नंबर होगा वो जब यहां पर लिखा जाएगा तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब भी आपका जो सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल के पहले, इसको ऐसा थोड़ा समझिए, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हमने क्या कहा कि आपको यह ध्यान रखना है कि सिंबल प्लस छोटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संख्याएं ऐड होके दिखेंगी आपको। और जब सिंबल के पहले पहले अगर कोई आपका छोटा वैल्यू यहां पर अगर आ रहा है तो यहां पर क्या होगा, घटेगा। बस इतना याद रखना। अब ये क्या चीजें हैं, ये तीनों नियम, इसको किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझेंगे, मैंने क्या कहा, जैसे मैंने 6 लिखा, तो 6 को कैसे लिखा जाता है बताइए? तो आप क्या कहेंगे, सर एक काम करो, ये लिख दो और ऐसा लिख दो। तो ये क्या हुआ एक्चुअल में, 5+1। और 5 मुझे क्या यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसको किससे डिनोट करते हैं भाई, V से डिनोट करते हैं, जिसको 5 बोला जाता है। तो मैंने क्या किया, 5+1 समझा। और 5+1 के लिए मैंने क्या किया कि ये 5 के लिए मैंने इसको लगाया और 1 के लिए मैंने इसको लगा दिया। तो फाइनली हम इसको रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे, 6 को इस पद्धति से लिखेंगे। अब मैंने कहा आपको कि इसको 9 लिखना है मुझे, तो बताइए 9 को हम कैसे लिखें? कोई एनीबडी, कोई भी यहाँ पे कमेंट्स कर सकता है, फास्ट तरीके से कमेंट्स करके बताइए 9 को कैसे लिखा जाएगा। यस लिशेष, और भी कोई कमेंट्स कर सकता है, मुझे लाइव और भी कुछ लोग दिख रहे हैं, क्या क्लियर हो रहा है? तो 9 को कैसे लिखेंगे, देखिए अब इसमें थोड़ा सा समझदारी वाली काम करनी है हमको। हम 9 को लिखने का एक तरीका क्या रखेंगे कि क्यों ना, जैसे हम
अक्सर हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कैसे कहते हैं, अगर उनको 59 बोलना है तो एक कम 60 बोलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है। अगर उनको अगर बोलना है कि 49 बोलना है, मतलब मेरे को 49 रुपए दो, तो वो क्या बोलेंगे? एक काम करना बेटा, जो है वो क्या बोलेंगे? वो 49 रुपए दो बोलेंगे नहीं, वो क्या बोलेंगे? एक कम 50 दे दो। ठीक है। तो समझ रहे हैं मेरी बातों को? एक कम 50 का मतलब क्या हो जाएगा? 49 ही हो रहा है। तो इसको इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। ठीक। अब 9 को कैसे लिखा जाएगा? तो 9 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लिखेंगे पूरा कंप्लीट एक्स, जो कि डिनोट कर रहा है हमारा 10, और इसके पहले आप लिखेंगे ये डंडी, तब ये जाके क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 11 के लिए हम क्या लिखेंगे? 11 आप ऐसा करेंगे, 11 के लिए आप एक्स ऐसा रखेंगे और एक डंडी यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो गया भैया अपना 11। तो ये तो कुछ छोटे नंबर हैं जो आसानी से बन जाते हैं। आई होप ये छोटे नंबर आप आराम से बना लेंगे। अब अगर आपको कुछ बड़े नंबर दे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे नंबर है वो भी हम देखते हैं धीरे धीरे से। तो टुकड़ों में उसको लिखना होता है। बड़े नंबर होंगे तो जाहिर सी बात है उसको अरेंज करके लिखेंगे, टुकड़ों में लिखेंगे, क्योंकि इतने ही सिंबल में आपके पूरे रोमन संख्या को लिखी जानी है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इतने ही सिंबल का प्रयोग करके आपको लिखना है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया जाए, देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट आता है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा समझेंगे और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो 3 नियम लिखे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से गौर से आप लोग सब पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, मैंने कहा 432, 432 को रोमन पद्धति में लिखें। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दो। 432 को रोमन पद्धति में हम कैसे लिखें? प्लीज यहाँ पे कमेंट्स करके बताइए। यस लिसेश वर्मा जी, आपका कमेंट्स आया 9, ठीक है भाई। और किसी का? चलिए फास्ट कमेंट्स करके बताना है आप लोगों को। हम कहना चाह रहे हैं 432 को रोमन पद्धति में लिखना है, बट लिखें कैसे? आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? आप इसको तोड़ देंगे किस में? 400 प्लस 30 प्लस 2 में। क्लियर है? यही ना करेंगे? 400 प्लस 30 प्लस 2, ये हो गया। लेकिन नियम और शर्तों का ध्यान रखना है आपको। आप 400 के लिए आप क्या कर सकते हो? क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? सी 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 सी। लेकिन आपको ये भी पता है कि हम सी को जो है मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार नहीं कर सकते। तो ये तो कहानी यहाँ पर हो नहीं पाएगी, ये ऐसा कर नहीं सकते। तब क्या किया जाए? चलिए लिशेष जी, हेम वर्मा, निखिल जी, यार जल्दी से कमेंट्स करके बता दो क्या लिख सकते हैं। गलत गलत जवाब आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत जवाब आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब भी आप क्लासेस लें मैथ्स का तो ध्यान रखें एक पेन कॉपी साथ में लेके चलें। ओके। तो चलिए मैं चाह रहा हूं यहाँ पे कमेंट्स आने चाहिए। 432 को रोमन पद्धति में लिखना है। 400 प्लस 30 प्लस 2 मैंने कर दिया। अब दूसरा स्टेप हम क्या करें? तो मैंने आप लोगों को एक क्या कहा कि हम फॉरवर्ड तरीके से लिखेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जो है, जिसमें खास तौर पे ये वाला जो नियम हमने देखा है, जिसमें पहले नियम में हमने क्या कहा कि वो सिर्फ 4 ऐसे चिन्ह हैं जिसको 3 बार रिपीट कर सकते हो, 4 बार नहीं। यहाँ पर जो सी है, इसी का मतलब कितना होता है? 100 होता है। तो 400 करने के लिए आप सी को 4 बार नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। चलिए
आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो पा रही होंगी। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। ये बनेगा कैसे? हमें क्या करना है, 400 लिखने के लिए हमें 500 -100 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। क्लियर हो रही है? ठीक है। अब फोर, ये हो गया आपका कितना, 500 - 100। अब इसको क्या लिखेंगे? तो इसे आप लिख क्या सकते हैं, 500 के लिए हम कौन सा डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, डी। अब डी को चूंकि कम करना है, डी जो है 500 जो है वो साइन शो कर रहा है, तो इसके पहले आप लिख दीजिए क्या, सी लिख दीजिए। तो ये जो सी डी आप जो देख रहे हैं, यही अपने आप में क्या हो गया, 400। इज इट क्लियर? अब 30 की बारी आ रही है, तो 30 के लिए आप x का उपयोग कर सकते हैं। x जो है वो 3 टाइम लिख सकते हैं, 10 + 10 + 10। तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, x x x। अब दो लिखना है आपको, तो दो लिखने के लिए आप ऐसा लिखते हैं। अब इसको सम्मिलित तौर पे लिखा जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो गया, सी डी एक्स एक्स एक्स। ये साइन जो है वो 432 को दिखाता है, रोमन पद्धति को प्रदर्शित करने के लिए। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि संख्या पद्धति में एक और क्वेश्चन है। ये आप ले सकते हैं 469, 469। और एक और क्वेश्चन, चलिए 469 कैसे लिखें? तो 469 को कैसे लिखा जाएगा, फिर से आप क्या करेंगे, डी लेंगे, लेकिन इसे हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे, सी कर देंगे, सी डी हो गया। और उसके बाद फिर 50 जो है 69, इसको देखिए मैंने कैसे तोड़ा है ये भी बता देता हूं। मैंने 400 किया, 60 किया, +9 किया। ठीक है फ्रेंड। और 60 को आप दो भाग में और डिवाइड कर सकते हो, 50 + 10 भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सी डी जो कि आपको क्या कितना दिखा रहा है, 400 दिखा रहा है, प्लस 60 क्या दिखाएगा, मतलब 50 + 10 दिखाएगा। और 50 के लिए मैं क्या करूंगा, 50 के लिए मैं फिर से आ जाऊंगा कहां पर, एल पर। ठीक है। और जो है +10, 10 के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से एक्स ले लूंगा। तो ये आपको कितना दिखा रहा है, एक्स, ये जो है आपका 60 दिखा रहा है, एल एक्स। ठीक। प्लस हम 9 के लिए क्या करेंगे, 9 के लिए आपको पता ही है कि 9 को ऐसे लिखा जाता है, आई एक्स। ठीक। तो ये फाइनली आपके पास जो वैल्यू लिखी गई है वो क्या हो गया, सी डी एल एक्स आई एक्स। ये कंप्लीट जो नंबर आप देख रहे हैं जो सिंबल के तौर पे है दोस्तों, ये सिंबल ये प्रदर्शित कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये क्या है, 469 है, 469 है। तो 469 को रोमन पद्धति में इस प्रकार से लिखा जाएगा, सी डी एल एक्स आई एक्स। ओके, सी डी एल एक्स आई एक्स। तो दोस्तों ये था अभी तक का जो रोमन पद्धति है, इससे और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। हम सेकंड वीडियो पे ऐसे सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, वहां पे प्रैक्टिस भी करेंगे। रोमन पद्धति, दार्शनिक पद्धति और आपका जो बाइनरी पद्धति है उससे और भी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखेंगे। बहरहाल मैं डायरेक्ट चलना चाहूंगा कुछ और भी डिफिनेशन पे जो कि आप लोगों को धीरे धीरे यहाँ पर समझनी है। हम ये देख रहे थे यहाँ पर कि मैथमेटिक्स में खासतौर पे जो संख्या पद्धति है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी आपको बार बार पूछा जाता है, जिससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, तो
एक ये हमने देखा कि दार्शनिक पद्धति जो है, ये जो एक सामान्य जो पद्धति है, जो मानव व्यक्तियों के द्वारा जो है वो अधिकतर उपयोग में लाए जाते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर आ रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन है जिसको हमें समझना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर प्राकृत संख्या समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या को कैसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्राकृत संख्या जो है इसके बारे में आप लोगों को एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृत संख्या सामान्यतः वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त होती है, गिनने के लिए प्रयुक्त होती है। यह संख्या कहां से प्रारंभ होती है दोस्तों? तो हमेशा याद रखिएगा, जो नेचुरल जो नंबर है, प्राकृत जो संख्या है, इसकी जो शुरुआत होती है वो एक से लेकर शुरू होकर जो है अनंत तक नहीं जाती। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग जो है इस पर कंफ्यूजन रखते हैं कि इसे हम अनंत पढ़ते हैं। इसे अनंत नहीं पढ़ना है, इसे सिर्फ एन पढ़ना है। एन कहने का मतलब एन एक ऐसी फिक्स वैल्यू हो सकती है जो कि 16 हो सकता है, या फिर 170 भी हो सकता है, या फिर 1000 भी हो सकता है, या फिर 999 भी, या कोई भी हो सकता है, बट एन का वैल्यू होगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि प्राकृत संख्या जब भी डिफाइन करना रहता है तो एक से लेके वो एन तक का वैल्यू ना लिख के एक से लेके अनंत तक कह देते हैं। अनंत का मतलब कोई पर्याय नहीं, अनंत की कोई सीमा नहीं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या समझा दोस्तों कि प्राकृत संख्याएं सामान्यतः कौन सी संख्या होती है? जो गिनने के लिए, गिनती करने के लिए प्रयुक्त में लाई जाती है। ठीक है, अब ये हो गई ये वाली बात। अब हम समझे कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी अलग अलग फीचर्स क्या हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विशेषताओं में सबसे पहले हमें देखना है कि दशमलव का इस पे प्रयोग नहीं होता है। नेचुरल नंबर में अगर मैं आपको बोल दूं कि क्या 0.2 जो है एक प्राकृत संख्या है, हाँ या ना? कोई कमेंट्स करके बताइए, क्या 0.2 एक प्राकृत संख्या हो सकती है? देखिए भाई, आपको पहली विशेषता में ही क्या बोला गया है कि दशमलव का प्रयोग होगा नहीं, इसलिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 0.2 जो है एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ओके, दूसरी बात, कभी भी ये भी याद रखना है कि ये भेजने के लिए जो है ये नंबर जो है, या सुनने के लिए जो है ये प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर करूंगा इस डेफिनेशन से कि दो प्राकृत संख्याओं की जो सक्रियता है वो प्राकृत संख्याओं से ही प्राप्त होती है, और केवल भाग के नियम में ही ये कार्य नहीं करता है। मतलब जो जो आप लोगों का एक अच्छा वर्ड है क्लोजर। ठीक है भाई, संवरक, हम इसको समझें। ये संवरक नियम क्या कहता है? भाई संवरक नियम की सीधे सा एक डेफिनेशन क्या है कि संवरक नियम या क्लोजर नियम सामान्यतः है एक ऐसा नियम होता है जिसमें कुछ बातें हमको ध्यान देनी होती है। उसमें आप छोटी छोटी चीजों को समझे पहले। सबसे पहली बात जो यहाँ पे आपको समझनी है वो क्या है कि कभी भी याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, इसको पहले ध्यान दें। प्राकृत संख्याओं में मैंने ये कहा कि क्या 5 जो है एक प्राकृत संख्या है, या 0.2 एक प्राकृत संख्या है, या फिर आपसे बोला जाए 1/2 जो है एक प्राकृत संख्या है, या फिर आपसे बोला जाएगा कि आपको ये बताना है कि शून्य क्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। पांचवा मैंने एक क्वेश्चन और पूछ दिया कि 10⁻⁻1 इनवर्स, मतलब 10 इनवर्स क्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। छठवा भी मैंने ये पूछ दिया कि 10 का वर्ग अगर कर दोगे तो क्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। सातवें नंबर पे भी मैंने पूछ दिया कि क्या -2 जो है एक प्राकृत संख्या हो सकती है। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट्स करके मुझे जल्दी से बताएं। देखिए दोस्तों, आप लोगों का कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोगों को कमेंट्स बिल्कुल करना है। क्लास में जब तक आप इंटरेक्शन नहीं होंगे एक टीचर से तो क्लास में पढ़ने का कोई मजा नहीं। लाइव क्लास तभी मजा आता है जब आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे फीडबैक आते रहे। तो दोस्तों हमने ये पूछा कि यहाँ पर प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। क्या 5 एक प्राकृत संख्या है, हाँ या ना?
चलिए इसी 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 सभी से 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं में मुझे ये बताइए कि इसमें प्राकृत संख्या कौन सी है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो कौन सी प्राकृत संख्या होगी। क्या 5 प्राकृत संख्या है? यस बिल्कुल है। क्या 0.2 एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्या 1/2 एक प्राकृत संख्या हो सकती है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि भिन्न के तौर पे यहाँ पर कोई बात लिखी नहीं गई है। भिन्न के तौर पे यहाँ पर कोई भी बात नहीं लिखी गई है, मतलब भिन्न के रूप में यहाँ पर आप ये समझें कि भिन्न के रूप में जो है प्राकृत संख्या बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए जो भी भिन्न के रूप में है, जिसमें एक अंश और एक हर होता है, जिसमें एक अंश और एक हर होता है, वो अंश बटे अगर हर ऐसा कहीं भी लिखा होगा तो ऐसे वाले जो फॉर्म है, ऐसा जो रूप होगा, प्रतिरूप होगा, वो जो है वो कभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। इसलिए 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य क्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या 10⁻1? देखिए दोस्तों, 10⁻1 का मतलब ही क्या होता है? ये 1/10 लिखा जाता है इसे। और चूंकि ये भी एक भिन्न के रूप में आ गया, इसलिए भी ये जो है एक प्राकृत संख्या, मतलब एक नेचुरल नंबर नहीं है। यस लिशेष जी ने कहा, यस आपने कहा कि 5 बस जो है वो 5 जो है वो ओनली आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन ये एक और नेचुरल नंबर था, वो कौन सा है आपने नहीं बता पाए, मैं लेकिन आपको बता दूं कि जब 10 का स्क्वायर है तो ये होता है 10 × 10, और 10 × 10 का मतलब होता है 100, और 100 एक प्राकृत संख्या है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि 100 जो है एक क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब किसी का भी 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का क्यूब कर दो, या 10 का कुछ भी स्क्वायर करो, क्यूब करो, या कुछ भी घात लगा दो, या किसी भी संख्या का कुछ भी स्क्वायर कर दो, संख्या का, और वो भी प्राकृत संख्या का स्क्वायर कर देने पर वो संख्या क्या प्राप्त होगी? एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। -2 के बारे में अगर हम करें तो चूंकि आप ये ऋणात्मक जो चीज है, ठीक है, ऋणात्मक जो चीजें हैं वो कभी भी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है? तो आप बोलेंगे कि जो है ऋणात्मक जो चीजें हैं वो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे चीजें देखी जिसमें हमें प्राकृत संख्या पहचाननी है। इससे भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हमने प्राकृत संख्या को समझा कि प्राकृत संख्याएं जनरली कौन कौन सी संख्या होती है, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसी प्राकृत संख्या में हमें क्लोजर जो एक क्लोजर वाली जो स्थिति है, मतलब संवरक नियम क्या है, और संवरक नियम क्या संख्या पद्धति के इस प्राकृत संख्याओं पर लागू होता है कि नहीं, उसे हमें समझना है। तो मैंने एक छोटा सा आप लोगों को यहाँ पर बात पूछना चाहूंगा कि क्या दो प्राकृत संख्याओं का योग जो है एक प्राकृत संख्या होगी? मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या दो प्राकृत संख्याएं, जैसे मैंने क्या कहा कि एक प्राकृत संख्या मैंने 2 लिया और एक प्राकृत संख्या मैंने 3 लिया, तो क्या दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल हाँ, ये प्राकृत संख्याओं का आपस में जो योग करेंगे उसका जो योग है वो एक प्राकृत संख्या ही होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक संवरक नियम को जो है उसका प्रतिपादन कर रहा है, मतलब उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, संवरक नियम यहाँ पर क्लोजर है तो बिल्कुल है, संवरक नियम का पालन कर रहा है यहाँ पर योग में। तो दो प्राकृत संख्याओं का योग जो है वह सदैव क्या प्राप्त होता है? एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। ये बात आप योग में ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, क्या दो प्राकृत संख्याओं को गुणा किया जाए तो क्या वो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है? तो चलिए चेक करते हैं। मैंने ये किया, 6 गुणित कर लिया 4, मतलब 6 × 4 किया, तो ये हो जाएगा 6×4 = 24। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर अगर हमने जो है एक प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या के साथ गुना किया तो हम एक प्राकृत संख्या, एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी संवरक नियम का पालन
हो रहा है। संवरक नियम का पालन मतलब जहां पर जो सेम सेम चीजों का जो है कॉम्बिनेशन, सेम चीजें अगर वो वहां पे एक आउटपुट के तौर पे एक इनपुट का जो इनपुट आपने यहाँ पे दिया क्या, 2 और 3 का जो है इनपुट दिया योग करने में, तो इनपुट आपको क्या मिला, एक प्राकृत संख्या ही मिली। ऐसे ही इनपुट हमने क्या क्या दिया, 6 और 4 का मल्टीप्लीकेशन दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 24 मिला। तो ये दोनों नियम जो है यहाँ पर धन में और गुणा में तो प्रयुक्त हो रहा है। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए यहाँ पे कुछ गलत कमेंट्स अगर आएंगे तो प्लीज यहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है और ब्लॉक करने का भी ऑप्शन रहता है, तो इससे थोड़ा बचेंगे। और चूंकि क्लासेस, ओके ओके, थैंक यू। चलो भाई, तो हम यहाँ पे आ रहे थे दोस्तों, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो हमने देखा योगफल में और गुना में कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल और अगर गुणाफल किया जाए तो सेम प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रही है। अब समझना है घटाने में, अगर यहां पर मैंने ये कहा कि 8 ऋण 3 करोगे तो ये तो 5 मिला, ठीक। लेकिन यदि इसी पर अगर हम देखें कि 3 ऋण 5 अगर होता तो ये तो एक ऋणात्मक संख्या मिल रही है, ऋण 2। मतलब 3 से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, एक ऋणात्मक संख्या मिल रही है। और चूंकि आपको पता है कि ऋणात्मक संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कहते, इसलिए संवरक नियम का प्रयोग जो है, मतलब यहाँ पर प्रयुक्त जो है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये उसका पालन नहीं करता है। तो संवरक नियम में योग और गुणा पर जो है ये लागू हुआ। और घटाने की प्रवृत्ति पर जो है, अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाई जा रही है तब पॉजिटिव मिल रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक प्राकृत संख्या मिल रही है। लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जाएगा तो चूंकि ऋणात्मक संख्या आ रही है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि घटाने की जो पद्धति है उस पे प्राकृत संख्याओं वाली जो घटाने की जो पद्धति होगी उस पर जो है ये जरूरी नहीं है कि संवरक नियम का पालन यहाँ पर हो। चौथी बात किसमें देखेंगे आप, भागफल में, भाग में देखेंगे। मान लो मैंने किया 8/2, तो ये तो हो गया 2 चौक 8। मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी संख्या को जो एक प्राकृत संख्या है उससे अगर एक प्राकृत संख्या को हम भाग दें, तो चूंकि यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू मैंने रखा था 8 जो कि बड़ी है, से मैंने एक छोटी संख्या से उसको डिवाइड किया, तो एक प्राकृत संख्या जो है मुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन यही अगर चीज एक छोटी संख्या हो और 8 जो है, जैसे एक छोटी वैल्यू 2 है और उसे हम 8 से भाग करें, तो ये प्राप्त वैल्यू जो है वो मुझे 1/4 होगा। और चूंकि ये भिन्न के रूप में आ रहा है, इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए 1/4 क्या प्राकृत संख्या हुई क्या, नहीं। 1/4 जो है प्राकृत संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर नियम में ही देखा कि दशमलव के रूप में हो या फिर भिन्नों के रूप में जो है इसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृत संख्याओं को भिन्नों के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब जो भिन्न है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ये समझ में आ रहा है। इसीलिए जो है अब हमको क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर जब संवरक नियम के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए कि प्राकृत संख्याओं में संवरक नियम का पालन कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर धन में और गुना में संवरक नियम का, क्लोजर का जो है नियम का पालन होता है, और घटाने में या भागफल देने में संवरक नियम का प्रयोग नहीं होता है। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा जो एक स्लाइड था जो आप लोगों के लिए संख्या पद्धति में खासतौर पे प्राकृत संख्या को समझने के लिए आसानी से जो है चीजें यहाँ पे दी गई है। अब समझते हैं हम कि संख्या पद्धति में सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। हालांकि हम लोग तो सिंपल सा एक फंडा जानते ही हैं कि जो 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या है और 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्या है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ डीपली और भी नॉलेज आपको रखना होगा और कुछ नियम और कुछ शर्तों को आपको ध्यान रखना होगा। वो क्या क्या चीजें हैं, चलिए समझते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा, सम संख्याएं। सम संख्याएं की जो छोटी सी डिफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, वे सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है,
सम संख्याएं कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दो से भाग जाने वाली वो सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो दो हो सकती है, चार हो सकता है, 20 हो सकता है, वो सारे सम संख्या जो दो से भाग चले जाए उसको हम क्या कह देंगे, सम संख्या कहेंगे। लेकिन इन सभी सम संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, चलिए। सिर्फ लिशेष जी का यहाँ पे कमेंट्स आता है, बाकी लोग यहाँ पे कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें, हाँ या ना। ठीक है। तो जब तक कमेंट्स नहीं आता है दोस्तों, यहाँ पे बात नहीं बनेगी। आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स करते रहा करें, तो चीजें आपके लिए आसान भी होगी और मुझे भी ये समझने में आसानी होगी कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। ठीक है, क्या सभी लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं ना? चलिए एक बार कमेंट्स कर दीजिए, सबको समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना? हाँ है तो यस लिखिए या वाई लिखिए, ना है तो एन लिखिए। तो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है। चलिए फीडबैक जरूर देना है आप लोगों को। अच्छा, अब हम यहाँ पर सम संख्या समझने वाले हैं, तो सम संख्या को सबसे पहले समझने के पहले मैं कुछ छोटी मोटी और चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले हम समझ लें कि इंटीजर किसको कहते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में अगर हम देखें तो बहुत से लोगों को पूर्णांक में भी दिक्कत होती है, तो उसको हम सबसे पहले समझे। देखिए दोस्तों, मैंने पूछा आपको पूर्णांक क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। इसको आई से डिनोट कर लेते हैं, तो आई बराबर आप लिखते हैं, अक्सर क्या लिखते हैं, -n डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश 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 प्लस एन, ये ब्रैकेट बंद। ये जितना मैंने लिखा है दोस्तों कि वो ऋणात्मक एन की वैल्यू से लेकर पूरे धनात्मक एन की वैल्यू तक के जो समूह हैं उसे हम पूर्णांक कहते हैं। मतलब सभी जो पॉजिटिव और नेगेटिव और शून्य को शामिल करके जो संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान दें, सभी पॉजिटिव वैल्यू जिसमें एक से लेके आप एन तक की कोई भी वैल्यू, और सभी नेगेटिव वैल्यू जिसमें ऋण एक से लेके आपके पूरे ऋण एन तक के वैल्यू, और उसमें शून्य को मैं शामिल कर दूं और इनका एक समुच्चय बना दूं, एक समूह बना दूं, तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। एक भरा पूरा परिवार, एक भरा पूरा पूरा परिवार है, जहाँ पे एक दादा दादी नाना नानी से लेके पूरे सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसमें भाई परिवार में कई प्रकार के टुकड़े होते हैं, कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं, तो थोड़ी खिटेर पिटेर हो गई तो परिवार टूट जाता है। अब परिवार टूट जाएगा तो कैसे दिखेगा, हो सकता है कि पॉजिटिव वाले अलग हो जाए, नेगेटिव वाले अलग हो जाए और शून्य बेचारे को छोड़ दें। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। कैसे? तो यहाँ पर आप जो है आई प्लस वाले को क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है आई प्लस वाले जो है ये अलग हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः करके ये पूरे एन तक आ गए। और आई माइनस वाले लोग कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे -1 -2 -3, ये लोग -n तक जो है ये अपना परिवार बना लिए। अब बेचारा शून्य जो है वो अनाथ हो गया, तो अनाथ को क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रल है, तो ये बेचारा बच गया उदासीन के तौर पे। ठीक है, ये उदासीन है, जो ना पॉजिटिव भी है ना नेगेटिव है, इसीलिए शून्य को क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। ठीक है भाई, नेचुरल 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 नहीं कहेंगे, न्यूट्रल नंबर कहेंगे। ठीक है, उदासीन है। इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं कि हम अब समझने वाले हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया ये पूर्ण संख्या है क्या। ठीक है भैया, पूर्ण संख्या है क्या? तो पूर्ण संख्या का जब आप समूह बनाते हैं तो उसमें शून्य को शामिल किया जाता है, और एक दो तीन चार ऐसे करके आप जो है पूरे एन तक की वैल्यू लिखते हैं। मतलब एक ऐसा समूह, एक ऐसा परिवार का समूह जिसमें धनात्मक वैल्यू तो है ही, इसके अलावा जो है आपके धनात्मक वैल्यू के साथ साथ जो है यहाँ पर शून्य को यदि हम शामिल कर लें, तब ऐसे परिवार को, ऐसे परिवार के समूह को क्या कहा जाएगा, 'पूर्ण संख्या' कहा जाएगा। ठीक है, 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 'पूर्ण संख्
तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। तो हमें इंटीजर, मैंने इसलिए आप लोगों को समझाया कि इंटीजर के इस परिवार से ही एक ऐसा परिवार आया है जो शून्य को शामिल करके, ये धनात्मक इंटीजर वाला जो है वो शून्य को शामिल करके एक ऐसा फैमिली बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब पूर्ण संख्या हमने समझ लिया, तो पूर्ण संख्या से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, ये भी समझना जरूरी है। तो पूर्ण संख्या में देखिए, पढ़ना काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट हमारी क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं क्लासेस को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप और समझेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर समझ लें कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, ये जो पॉजिटिव इंटीजर आप देख रहे हैं, मतलब जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसके परिवार के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है करके कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कहेंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों, वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? अगर आपको ये पूछा जा रहा है तो आपका जवाब क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपको सीटीटी या फिर किसी भी प्रकार की टीटी आप दे रहे हो तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है वो क्या हो सकती है? तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते जवाब देने के लिए, क्योंकि आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम इसको फिर से पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? -1 होगी। -1 जो है वो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, और धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक यहां पर देख रहे हैं वो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक, अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी, इसका कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके कोई भी बताओ। बताइए मुझे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? काफी इजी जवाब है, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। विशेष जी जल्दी से, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको यहां पर क्या दिख रही है? देखिए, मेरा जो लिखने का फंट है वो मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। कल से ये स्लाइड आपको बड़ी भी दिखेंगी और कंटेंट भी बड़ा लिखा दिखेगा, ताकि आपके मोबाइल स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सबसे छोटी अगर पूर्णांक संख्या आपको पूछी जाएगी तो आप क्या कहोगे? शून्य एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या के तौर पे जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या हमने समझा। अब आगे बढ़ जाएंगे हम सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं में हमने अभी ये समझा था कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभक्त होती है, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या होगी? पूर्ण संख्या कहलाती है। विषम संख्याओं के बारे में, अच्छा, सम संख्या से फिर अब रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी ध्यान दो। जब भी आपको सम संख्याओं के बारे में होगा तो वहीं पर आपको संवरक नियम के बारे में फिर से पूछा जाएगा, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है? तो संवरक प्रॉपर्टी के तहत फिर से हम देखेंगे योग। योग में अब मैंने ये कहा कि क्या दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा? हमने योग में ये देखा कि क्या दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा। तो जैसे 2 और 6 को मैंने ऐड कर दिया तो आप क्या कहेंगे? ये 8 होगा। मतलब ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो वो जो सम संख्या आ रही है क्या वो सम संख्या है या नहीं है, कंफर्म? तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगा दोस्तों। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, योग के बाद अगर हम घटाने की प्रवृत्ति में देखें तो घटाने में आप क्या करेंगे कि देखिए भाई, घटाने में एक बड़ी मजे की बात है।
आप अगर 6 से अगर 2 को घटाएंगे तो आप तो कहेंगे कि 6 में अगर 2 घटाएंगे भैया 4 आएगा। तो हाँ, 6 में अगर मैं 2 घटा रहा हूँ, 6 भी एक सम संख्या है और 2 भी एक सम संख्या है, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है एक सम संख्या आ रहा है। तो सर ठीक है बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने -2 को ऐसे सामने में लिखा, चलो 2 को मैंने सामने में लिखा और इसको घटा रहा हूँ 6 से, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? -4। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि -4 एक सम संख्या है या नहीं? ये मेरा एक प्रश्न है और इसका जवाब आना चाहिए। लिशेष जी, हाँ या ना? क्या ऋण 4 मतलब -4 एक सम संख्या है या नहीं? बड़ा अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत भारी नहीं है, समझदारी वाली बात है। चलिए, क्या कहते हैं? आप लोग का पूरा कमेंट्स मैं देख पाता हूँ, प्लीज कमेंट्स किया करें। विशेष यहाँ पे बहुत बढ़िया, आप बहुत सुंदर सा कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कमेंट्स फटाफट किया करें, फास्ट यहाँ पे टाइप किया करें। तो हमने क्या कहा? हाँ या ना? हाँ अगर कहना है तो यस, वाई लगा दिया करो, वाई टाइप कर दिया करो, नहीं तो एन टाइप कर दिया करो, हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे आपको बता दें भैया, -4 जो है वो एक धनात्मक संख्या है, जो सॉरी एक सम संख्या है, और 4 भी जो है एक सम संख्या है। मतलब यहाँ पर भी संवरक नियम का पालन बिल्कुल हो रहा है। संवरक जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। नहीं लिशेष जी, ये बिल्कुल ध्यान रखना। -4 जो है, आप -24 भी अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे? हाँ देखो, माइनस से इसको कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 से कटा के देखो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, -12 तो आ रहा है ना, 2 से तो कट रहा है ना। ऋण लगने से ऐसा तो नहीं है कि वो 2 से भाग नहीं जाएगा। तो जीवन में हमेशा याद रखना, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा दिया जाएगा टीटी वगैरह में। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 2 से अगर हम ऋण 6 कर रहे हैं, मतलब 2 से 6 को घटा रहे हैं, तो ऋण 4 आ रहा है। लेकिन ऋण 4 जो है अपने आप में क्या है? एक सम संख्या है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर भी संवरक नियम काम कर रहा है और यहाँ पर भी काम कर रहा है। अब आगे बढ़े, अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं गुणा पर। गुना पर मैंने अगर कोई उदाहरण बोला कि 4 से 2 को गुना कर दो तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और इसे अगर उल्टा भी कर लो, 6 गुणित अगर 4 कर लो तो 6 चौक हो जाएगा 24। क्या ये दोनों संख्याएं सम संख्या है? तो यस बिल्कुल है। इसलिए आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर संवरक नियम का पालन यहाँ पर भी हो रहा है। तीसरा नंबर भी जो है यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर संवरक नियम का पालन हो रहा है। अब भाग विधि में समझे दोस्तों। भाग विधि में मैंने अगर कहा उदाहरण के तौर पे कि 4/2 कर लो, तो आप कहेंगे कि 4 जो एक सम संख्या है, 2 भी एक सम संख्या है, और 2 से अगर 4 को डिवाइड करूं तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब एक सम संख्या आ रही है, यहां पर तो सही है। अब चीजें कैसे गलत होने वाली है वो समझे। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं कुछ देर के लिए, समझो इसको मैंने कर दिया 2/4, तो 4 से इसको अगर भाग करोगे तो 4 शून्य शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, और 4 पंचे 20, 0.5 आ गया। 0.5 मतलब 1 बटे कितना? 2। ठीक है ना भाई, मैंने सही लिखा ना? ठीक है, 1/2। अब या तो भिन्न के रूप में समझो या फिर इसके रूप में समझो, फाइनली हम तो ये कहेंगे भैया कि ये जो है एक अपने आप में सम संख्या नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये एक सम संख्या नहीं है। इसलिए आप क्या कहेंगे कि हाँ, अब फाइनल अब बात मैं बोलने जा रहा हूं वो समझिए, कि जब भी आप सम संख्या को समझेंगे और पढ़ेंगे तो दो संख्याओं से पूर्ण विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन जब संवरक नियम को हम इस पर चेक कर रहे हैं सम संख्याओं पर, तो हमने योग में चेक किया तो संवरक नियम का पालन हो रहा है, घटाने में भी संवरक नियम का पालन बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। तीसरा, आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि गुना करने में, गुणनखंड में गुना करने में जो है सम संख्याएं जो है वो संवरक नियम का पालन करती है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे हाँ। लेकिन चौथे नंबर पे ये आपको ध्यान रखना है कि सम संख्याओं में भाग की क्रिया में संवरक नियम का पालन
कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता है, इसलिए हम पूर्णतः ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब संवरक नियम का प्रतिपालन पूर्ण रूप से होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने योग, घटाने और गुना और भाग इन तीनों में हमने ये देखा, चारों में ये देखा कि सिर्फ भाग जो है वो संवरक नियम का पालन यहाँ पे नहीं कर रहा है सम संख्याओं के केस में। ठीक है, तो ये सम संख्या वाली जो चीजें हैं ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। आई होप ये सारी चीजें जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे की जो क्लासेस है दोस्तों वहां पर हम इस विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो मैं अभी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, लेकिन इससे भी रिलेटेड हम ऐसे ही चीजों को समझेंगे। फिर हम भाज्य संख्याओं को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विषम संख्या का डिफिनेशन है वो क्या कहता है कि वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं वे सभी संख्याओं को क्या कहा जाएगा, विषम संख्याएं कहा जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है। अब अगर हम भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी के जस्ट अपोजिट होता है अभाज्य संख्याएं, उसको हम आगे की क्लास में समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको अभाज्य संख्याएं कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित न हो, यहाँ पर न हो, ध्यान रखिएगा, विभाज्य नहीं होना, तब ये जो नियम है वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्याओं का नियम कहलाएगा। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर अगर बोला जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर कभी भी आपको लाइफ में पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा दो जो है वो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों होती है, क्योंकि दो स्वयं से भी भाग जाता है और यूनिट डिजिट मतलब इकाई संख्या एक से भी भाग जाता है, मतलब सेटिस्फाई होता है। और दो किसी और अन्य संख्या से क्या भाग चले जाएगा, तो नहीं जाएगा, ये दशमलव में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या है वह संख्या है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, उभयनिष्ठ मतलब एक कॉमन निकालने वाला उभयखंड ना हो, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये हमारी बची हुई है, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्याएं। इन सभी को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, तो ये जल्दी से बता दीजिए कि क्या हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो सभी आप लोगों को क्लियर है? क्या मैंने अभी जो भी आप लोगों को पढ़ाया वो चीजें आप लोगों को क्लियर है, यस या नो? चलिए इसमें कंजूसी ना करें, जल्दी से आप कमेंट्स करके बता दें क्या आज की क्लास आप लोगों को क्लियर है जो हमने पढ़ा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए यहाँ पर और भी कुछ क्लासेस हम लेके आएंगे दोस्तों, और आप लोग जो है कमेंट्स का सिलसिला बिल्कुल रखा करें। देखिए जब तक मैथ्स में आप कमेंट्स नहीं करेंगे क्लासेस जो है उस लेवल पे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि आने वाली जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप चैट से मिल जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा जहाँ पे सारे क्लासेस की डिटेल्स और कौन से एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, और इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस की क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, इन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे की क्लासेस में हम बहुत सारी ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जहाँ पर संख्या पद्धति को और भी नए तरीके से पढ़ेंगे और नई नई चीज़ें यहाँ पर हम करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे और भी आपके कंटेंट बचे हुए हैं।
ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और ध्यान रखिएगा आने वाली सभी क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूंकि वीडियो क्लासेस अब हमारी स्टार्ट हो गई है, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है, हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से आप लोगों के लिए यहाँ पर हर रोज अलग अलग क्लासेस होंगी। ध्यान रखिएगा इन सभी क्लासेस को आपको अटेंड करना है। साथ में आपको बताना चाहूँगा, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में हमारे यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है। जिनको भी एडमिशन लेना है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। साथ में डेमो क्लासेस के साथ साथ पेड कोर्सेज लॉन्च की जा चुकी है, उसको जल्दी से आप परचेस कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस से जुड़े रहने के लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि संकल्प एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहना है, और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते आप सबसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस क्लास को लाइक शेयर करना ही है, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द ही आप सबसे फिर से मुलाकात होगी आने वाली सीरीज पर, और कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है इसका पूरा टाइम स्लॉट आप लोगों को यहाँ पर हमारे वीडियो